Good morning, students. Welcome to another session of our online classes. आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेवलपमेंट एंड मेजर ट्रेंड्स ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर इन 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी यानी 1601 से 1699, इसको हम 17th सेंचुरी कहेंगे। और इसमें ब्रिटेन की लिटरेचर में यानी इंग्लिश लिटरेचर में जो ख़ास तौर पे उस टाइम ब्रिटेन का ही लिटरेचर था, क्योंकि इंग्लिश जो है वो बाद में ग्लोबल लैंग्वेज बनी है। ख़ास तौर पे 17th 18th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा इसका स्प्रेड हुआ। तो उसमें कौन कौन से ब्रिटेन में, इंग्लैंड में मेजर ट्रेंड्स रहे, क्या क्या डेवलपमेंट हुई, वो हम आज पढ़ेंगे। The 7th century, 1600 to 1700, was a period of dramatic change in English society and consequently in its literature. Wars, religious tension, scientific discoveries, and the restoration of the monarchy all shaped how writers wrote and what they wrote about. कहते हैं कि इस टाइम पे जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक चेंजेस हुए हैं हर चीज़ में, ख़ास तौर पे इंग्लिश सोसाइटी के अंदर। और वो चीज़ें जो हैं फिर लिटरेचर में भी हमें दिखती हैं। वॉर्स हुई हैं, इसमें रिलीजियस टेंशन्स रही हैं बहुत ज़्यादा, साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट्स, नई नई इन्वेंशंस, डिस्कवरीज हुई। रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्की भी हम इसमें देखते हैं कि एक टाइम पे पब्लिक पार्लियामेंट जो है वो आ जाती है, कॉमनवेल्थ आ जाती है, जो कि क्या करते हैं कि जो मोनार्की है यानी बादशाह की जो हुकूमत है, रूल है, उसको ख़त्म कर देते हैं। लेकिन फिर जब उनसे काम नहीं चलता है, उनसे हुकूमत नहीं चल पाती, उनके खिलाफ भी जो है वो प्रोटेस्ट होता है, बगावत होती है, तो उसके बाद जो मोनार्की है वो दोबारा से यानी बादशाहत जो है दोबारा से रिस्टोर हो जाती है। इसमें सबसे पहला ट्रेंड है हमारे पास मेटाफिजिकल पोइट्री, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ 17th century British literature. Metaphysical poetry is one of the most influential literary movements of 17th century. It is known for intellectual depth, complex metaphors, conceits, and blending the emotion with reasoning. मेटाफिजिकल जो पोइट्री है ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रही है, ख़ासतौर पे आज भी इसका इन्फ्लुएंस हम देखते हैं। इसके अंदर हमें मिलती है इंटेलेक्चुअल डेप्थ यानी इंटेलेक्ट की गहराई, कॉम्प्लेक्स मेटाफर्स, ऐसे ऐसे मेटाफर्स जो है इन्होंने यूज़ किए हैं जो पहले कभी यूज़ नहीं हुए, कंसीट्स जिनको कहते हैं। और इन्होंने इमोशन को ब्लेंड किया है रीजनिंग के साथ, लॉजिक के साथ। क्या क्या इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी क्या क्या खासियत है मेटाफिजिकल पोइट्री की, वो है यूज़ ऑफ कंसीट्स, अनएक्सपेक्टेड कंपैरिजंस, यानी जो कभी पहले कंपैरिजन किए ही नहीं गए पोइट्री में, उनको जो है वो कंपेयर किया गया। जैसे जॉन डन जो है वो अब खुद को और अपनी वाइफ को जो है वो कंपेयर कर रहे हैं कंपास से, तो ऐसे कंपैरिजन पहले कभी नहीं किए गए। फिलोसफिकल एंड स्पिरिचुअल थीम्स, फिलोसफिकल थीम्स भी हैं और स्पिरिचुअल थीम्स भी हैं। जैसे जॉर्ज हर्बर्ट की जो है वो रिलीजियस पोइट्री है, उसमें बहुत सारे प्रेयर्स हैं। जॉन डन की भी कुछ एक आध हैं जो है, और फिर फिलोसफिकल पोइट्री भी हमें इसमें मिलती है। ब्लेंडिंग ऑफ साइंस, रिलीजन एंड लव, ब्लेंड कर रहे हैं इसमें साइंस को, रिलीजन को, लव को पूरी पोइट्री में। ड्रामेटिक ओपनिंग लाइंस, यानी जब स्टार्ट जो है वो तमहीद नहीं बांधते, यानी कोई एक इंट्रोडक्शन नहीं देते, सीधा जो है वो किसी ड्रामेटिक लाइन से जो है स्टार्ट कर लेते हैं। कोलोकियल बट पावरफुल लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज ऐसी है जो कि ज़्यादा बना सजा के जो है उन्होंने यूज़ नहीं की हुई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बड़ा कैंडिड वे में जो है वो बात कर रहे हैं, कोई नॉर्मल जो है कन्वर्सेशन जो है वो चल रही है। कौन कौन से इनके मेजर पोइट्स हैं? सबसे पहले जॉन डन, इनको लीडर माना जाता है मेटाफिजिकल जो है मूवमेंट का। इन्होंने, जैसे मैंने जो है पहले भी एग्जांपल दी, इधर भी इन्होंने एग्जांपल दी है कंसीट की, यानी कंसीट होता है एक्सटेंडेड मेटाफर। जैसे अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग में इन्होंने कंपेयर किया है द सोल ऑफ लवर्स टू टू लेग्स ऑफ अ कंपास, ये मैंने आपको पहले बता दिया। ये एक कंसीट है, एक ऐसा एक्सटेंडेड मेटाफर है जो पहले ऐसे यूज़ कभी नहीं हुआ था। और वो उसमें लिखते हैं, इफ दे बी टू दे आर टू, सो एज स्टिफ ट्विन कंपासेस आर टू। तो यहाँ पे एग्जाम्पल वो दे रहे हैं। दिस शोज स्पिरिचुअल यूनिटी डिस्पाइट फिजिकल डिस्टेंस। और ये चीज़ क्या दिखाते हैं बेसिकली, वो ये चीज़ बताना चाह रहे थे, कह रहे थे कि मैं और मेरी वाइफ जो हैं, चाहे वो दूर हों, यानी मैं अब जा रहा हूँ और वो हम दोनों दूर हो जाएंगे, लेकिन हम उसी तरीके से जुड़े हुए हैं जैसे कि कंपास के दो मुंह, कंपास के दो मुंह, यानी एक जो है वो
नॉर्थ की तरफ है, एक साउथ की तरफ है, लेकिन उनका जो वो जुड़े हुए हैं आपस में। उसके बाद जॉर्ज हर्बर्ट। जॉर्ज हर्बर्ट डीपली स्पिरिचुअल पोइट्री फुल ऑफ डिवोशन। जॉर्ज हर्बर्ट की जो पोइट्री है वो स्पिरिचुअल है, फुल ऑफ डिवोशन, यानी बहुत ज़्यादा भक्ति वाली जो है वो उनकी पोइट्री है। एग्जाम्पल जैसे द पुली, हर्बर्ट कंपेयर गॉड ब्लेसिंग्स टू वेट्स ऑन अ पुली, इम्प्लाइंग दैट रेस्टलेसनेस ब्रिंग्स ह्यूमंस क्लोजर टू गॉड। यहाँ पे जो है पुली का एग्जाम्पल जो है वो यूज़ करते हैं जॉर्ज हर्बर्ट के ये जो गॉड की ब्लेसिंग है वो एक पुल्ली की तरह से, पुल्ली जो है वो खींचती है ना किसी भारी चीज़ को अपनी तरफ, जो है उसी तरीके से जो गॉड की ब्लेसिंग है, गॉड का जो आशीर्वाद है या जो रहम है गॉड का, वो जो है इंसान को गॉड की तरफ खींचता है। उसके बाद एंड्रयू मार्वल। एंड्रयू मार्वल ने कंबाइंड मेटाफिजिकल विट विद पॉलिटिकल आइडियाज। अब हमने जॉन डन देखा, जॉन डन ने लव को, स्पिरिट को, उनको जो है वो जो है यूज़ किया, कंबाइन किया। जॉर्ज हर्बर्ट ने डिवोशन, प्रेयर्स और रिलीजन को जो किया कंबाइन। और यहाँ जो एंड्रयू मार्वल है, इनकी खासियत खासियत ये है कि इन्होंने मेटाफिजिकल विट के साथ पॉलिटिकल आइडियाज़ को कंबाइन किया। जैसे कैप्रे डीएम थीम जो है, टू हिज कॉय मिस्ट्रेस had we but world enough in time. He argues that love should not be delayed because time is fleeting. जैसे यहाँ पे वो टू हिज कॉय मिस्ट्रेस में कहता है कि हम, अगर हमारे पास जो है वर्ल्ड इनफ होता या टाइम होता तो फिर तुम्हारी ये कॉयनेस, ये शर्म जो तुम कर रही हो तो वो चलती, लेकिन टाइम जो है वो भाग रहा है। तो यहाँ पे ये ऐसी थीम्स के जो है वो यूज़ करते हैं। मेटाफिजिकल पोइट्री के बाद अब दूसरी जो टाइप की पोइट्री जो इस टाइम पे हम देखते हैं 17th सेंचुरी में, ये याद रखिएगा कि हम 17th सेंचुरी पढ़ रहे हैं, 17th। दूसरी है कैवलियर पोइट्री। कैवलियर पोइट्स सपोर्टेड किंग चार्ल्स वन ड्यूरिंग द सिविल वॉर। देयर पोइट्री इज ग्रेसफुल, म्यूजिकल एंड ऑफन सेलिब्रेट्स लव, ब्यूटी एंड लॉयल्टी। अब कॉमनवेल्थ जब बन गई थी और बादशाहत जो है ख़त्म हो गई थी, तो उसके बाद जो है फिर दोबारा से जब लोगों में जो है एक रिबेलियन सा आ गया, कुछ लोग जो है चाहते थे कि अब जो है बादशाहत वापस आ जाए, बादशाहत ही बेहतर थी इस कॉमनवेल्थ से। तो फिर एक सिविल वॉर, सिविल वॉर होता है यानी जो लोगों की आपस में जंग होती है, सिविल लोगों की, ठीक है, या एक कंट्री के अंदर आपस में ही जंग लग जाए, उसको हम सिविल वॉर कहेंगे। तो इसमें जो है चार्ल्स फर्स्ट एक तरफ थे, किंग चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्टर, और जो कॉमनवेल्थ जो है क्रॉमवेल के जो सपोर्टर हैं वो एक तरफ थे। तो जो इस चार्ल्स फर्स्ट, किंग चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट करते थे, इनको कहा जाता है कैविलियर पोइट्स। इनको क्या कहा जाता है? कैविलियर पोइट्स। और इन्होंने जो है म्यूजिकल पोइट्री दी, लव को सेलिब्रेट किया, ब्यूटी को और लॉयल्टी को। फीचर्स क्या हैं कैविलियर पोइट्री के? लाइट एलिगेंट स्टाइल, क्लासिकल रेफरेंसेस। लाइट जो है वो एलिगेंट स्टाइल है इनका, लाइट है, हल्का है और बड़ा ज़बरदस्त स्टाइल है। क्लासिकल रेफरेंसेस यानी क्लासिकल जो वर्क्स हैं ग्रीक के, रोमन्स के, उनकी तरफ जो है ये करते हैं, रेफरेंस जो है वो देते हैं। उसके बाद कैप्रिडियम जो है, इनकी थीम जो है वो ज़्यादा जो है इन्होंने यूज़ की। कैप्रिडियम का मतलब सीज द डे, यानी आज का जो दिन है उसके बारे में सोचो, उसी को पकड़ के रखो। सपोर्ट फॉर द मोनार्की, बहुत सारी ऐसी जगह इन्होंने पोइम्स ऐसी लिखी हैं जिनकी थीम्स ये रही है सपोर्ट फॉर द मोनार्की, यानी चार्ल्स फर्स्ट की सपोर्ट में इन्होंने लिखी। मेजर पोइट्स जो हैं उसमें सबसे पहले है रॉबर्ट हैरिक। रॉबर्ट हैरिक जैसे उन्होंने जो है इसमें एक पोइम है उन्होंने लिखी है, टू द वर्जिन्स टू मेक मच ऑफ टाइम। इनमें जो है एक एग्जाम्पल, एक लाइन लिखते हैं, गैदर ये रोजे बर्ड्स वाइल ये में। उसके बाद हमारे पास आते हैं रिचर्ड लवलेस। रिचर्ड लवलेस जो है उन्होंने जैसे लिखी है, टू लुकोस्टा गोइंग टू द वॉर्स, ही टेल्स इज बिलव डेट ऑनर कम्स बिफोर लव। और यहाँ पे रिचर्ड लवलेस जो है वो पोइम लिखते हैं, उसमें जो है लिखते हैं कि ऑनर जो है ना, इज्जत है, वकार है, वो लव से पहले आता है, इंपॉर्टेंट है वो। उसके बाद तीसरी टाइप की जो पोइट्री या लिटरेचर हम इसमें देखते हैं वो है रिलीजियस एंड डिवोशनल लिटरेचर। जॉर्ज हर्बर के केस में ऑलरेडी हम देख चुके हैं, प्लस अब यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रोज में भी क्या ऐसा ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। रिलीजन डोमिनेटेड लाइफ एंड लिटरेचर ड्यूरिंग ड्यू टू प्यूरिटन इन्फ्लुएंस एंड पॉलिटिकल टर्मोइल।
ये टाइम जो था ये रिलीजन पे बड़ी बहस रही इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे 2 टाइप की क्रिश्चियनिटी सामने हमारे पास आई, एक थी प्यूरिटन और एक थी कैथोलिक। 2 फैक्शन बन गए। कैथोलिक जो है वो पोप को सपोर्ट करते थे, वो कहते थे कि हम पोप की मानेंगे, जो वेटिकन सिटी में है, बैठता है। लेकिन जो प्यूरिटन्स थे वो कहते थे कि नहीं, हम बाइबल को मानेंगे, बाइबल को डायरेक्ट पढ़ेंगे और सीधा गॉड की मानेंगे, हम बीच में पोप को कुछ नहीं मानते। तो इस वजह से इस पूरे टाइम में जो है रिलीजन पे बड़ी बहस रही, क्रिश्चियनिटी पे बड़ी बहस रही है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास राइटर आते हैं वो हैं जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ग्रेटेस्ट रिलीजियस पोइट ऑफ द सेंचुरी। इन्होंने, याद रखिएगा कि पोइट भी हैं, राइटर भी हैं, क्योंकि इन्होंने पोइट्री के साथ साथ, जैसे ऑन हिज ब्लाइंडनेस और लिसिडस जो है उसके साथ साथ बहुत सारी जो है प्रोज भी लिखी हैं, जैसे कि एरोपजेटिका और बहुत सारी वर्क्स इन्होंने लिखे हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो इनके वर्क है वो है पैराडाइज लॉस्ट 1667। ये जो है माना जाता है कि शेक्सपियर के बाद सेकंड नंबर पे मिल्टन को मानते हैं इस पैराडाइज लॉस्ट की वजह से। और ये आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, वन ऑफ द बेस्ट पोइट्री जो है वो इंग्लिश की अगर हो सकती है तो वो ये पैराडाइज लॉस्ट है। और पैराडाइज लॉस्ट की जो थीम है वो ये है कि कैसे जो है हेवन से एडम और ईव को जो है वो अर्थ पे भेजा गया। जैसे हम भी मानते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो है वो भेजा गया था, जन्नत से जो है समझो निकाला गया था, या भेजा गया था दुनिया पे। तो वो शैतान ने सब उन सबको बरगला दिया था। तो वही वही स्टोरी जो है यहाँ पे है। द एपी, ये एक एपिक है ऑन द फॉल ऑफ मैन, सैटर्न्स फेमस रेबेलियस डिक्लेरेशन, बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन। यहाँ पे जो है खासतौर पैराडाइज लॉस्ट में जो सैटर्न की फेमस स्पीच है वो बड़ी फेमस है। उसमें ये लिखते हैं उसकी स्पीच में मिल्टन, बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन, कि हेवन में जो है जन्नत में खिदमत करने से बेहतर है कि मैं हेल में हुकूमत करूं। और जो इन्होंने वर्क लिखे हैं वो मैंने एरोपोजेटिका, जिनका नाम मैंने लिख दिया, ये एक प्रोज वर्क है डिफेंडिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस। अब उस टाइम पे क्या हुआ था कि प्रेस की फ्रीडम पे और राइटर्स की फ्रीडम पे थोड़ी जो है कॉमनवेल्थ ने क्या किया था, क्रॉमवेल ने थोड़ी कर्टेलमेंट जो है वो कर दी थी और उसको चेक कर दिया था, यानी स्ट्रिक्टनेस कर दी थी कि ऐसे हर कोई जो है वो बिना परमिशन के कुछ भी छाप नहीं सकता। तो एरोपोजेटिका में जो है मिल्टन जो है वो उसको डिफेंड करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच को, और आर्ग्यू करते हैं, क्या आर्ग्यू करते हैं, गिव मी द लिबर्टी टू नो, टू अटर एंड टू आर्ग्यू फ्रीली, कि मुझे लिबर्टी दो कि मैं जो है जो चाहूँ वो जान सकूँ, जो चाहूँ वो बोल सकूँ और जो चाहूँ उसको आर्ग्यू कर सकूँ, उस पर बहस कर सकूँ फ्रीली। उसके बाद दूसरे प्रोज राइटर जो खास तौर पे इस टाइम पे जो हैं वो हमारे पास आते हैं बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल, वो है जॉन बनियन। जॉन बनियन जो है ये वो हैं जिन्होंने द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस लिखी है 1678 में। अब जो हम वर्क पढ़ते हैं, जैसे एवरीमैन हमने पढ़ा है, इसमें प्ले में एवरीमैन में हमने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे जो ट्रेड्स हैं, जैसे कि फेलोशिप है, काइंडनेस है, कज़न है, और वेल्थ है, ये सारी जो मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इनको करेक्टर के तौर पे पेश किया गया। हालांकि मतलब ये इंसान तो नहीं होते ना, उसी इसी उसको हम कहते हैं एलेगरी। उसी एलेगरी का जो है यूज़ इन्होंने भी किया है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में। इसमें भी जो है एक क्या है, एक बंदा है जिसका नाम क्रिश्चियन है, वो जो है सफ़र में जाता है। सफ़र वही बताया गया है कि मौत के बाद का सफ़र, और कैसे जो है उसके ऊपर बर्डन पड़ा हुआ है, यानी बोझ है उस पे गुनाहों का, और कैसे वो सफ़र जो है वो करता है और आहिस्ता आहिस्ता उसका बोझ कम होता है, उसको उसकी जो है ये नेक आमाल जो है उसकी मदद करते हैं और सब करते हैं, वो भी वो इसमें दिया है। उसके बाद पॉलिटिकल एंड रेवोल्यूशनरी राइटिंग, इस टाइम पे पॉलिटिकल और रेवोल्यूशनरी राइटिंग जो है वो भी सामने आती है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा कि इंग्लिश सिविल वॉर चल रही थी। कुछ लोग किंग चार्ल्स को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ कॉमनवेल्थ को। द इंग्लिश सिविल वॉर इन्फ्लुएंस्ड ऑल लिटरेरी फॉर्म्स, राइटर्स यूज्ड पैम्फलेट्स, एसेज, सैटायर्स टू एक्सप्रेस पॉलिटिकल आइडियाज। इस टाइम पे सिविल वॉर ने जो है वो बहुत ज़्यादा लिटरेरी फॉर्म्स को इन्फ्लुएंस किया। राइटर्स ने सिविल वॉर के दौरान पैम्फलेट्स लिखे, एसेज लिखे, सैटायर लिखे, अपने अपने पॉलिटिकल आइडियाज़ जो है एक्सप्रेस करने के लिए। यानी जो चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट करते थे उन्होंने अपने जो है वो उसको सपोर्ट में लिखा। उसके बाद जो नहीं करते थे उसको, वो जो है दूसरे की सपोर्ट में उन्होंने लिखा, जैसे कि मिल्टन्स
द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट्स। जैसे कि मिल्टन ने ये लिखा, ही जस्टिफाइड द राइट टू ओवरथ्रो अ टेरेनिकल रूलर। और इसने जस्टिफाई किया कि अगर एक रूलर टेरनी कर रहा है यानी वो जालिम है, उसको जो है ओवरथ्रो करने का हमारा राइट है, हमारा हक है। जैसे कि इन्होंने पैम्फलेट वॉर्स में जो है वो देखा गया में। पैम्फलेट वॉर्स भी हमने देखी। राइटर्स फ्रॉम बोथ रॉयलिस्ट एंड प्यूरिटन साइड्स पब्लिश्ड प्रोपागेंडा, पॉलिटिकल sermons, arguments on monarchy, freedom and religion. These writings shaped public opinion and future political thinking. यानी बहुत सारे राइटर्स ने पैम्फलेट्स लिखे, एसेज लिखे जो हमने पढ़ लिया, और इससे जो है पब्लिक ओपिनियन चेंज हुआ। यानी कुछ पढ़ के जो है कुछ लोगों का ओपिनियन जो है वो या तो किंग की तरफ जाता था, मोनार्की की तरफ, या कॉमनवेल्थ की तरफ। उसके बाद है रेस्टोरेशन लिटरेचर आफ्टर 1660 में रेस्टोरेशन होगी। रेस्टोरेशन यानी दोबारा से जो है किंग, जो चार्ल्स जो है वो चार्ल्स जो है वो उसके किंग बन गए, तो उसको बोलते हैं हम रेस्टोरेशन, यानी जब बादशाहत दोबारा रिस्टोर हो गई। वन चार्ल्स सेकंड रिटर्न फ्रॉम एग्जाइल, अ न्यू एज ऑफ विट, सिनिसिज्म एंड वर्ल्डलीनेस बिगेन। अब जब दोबारा चार्ल्स सेकंड जो है वो किंग बने और तख्त पे बैठे, तो एक नई टाइप की जो है हवा, एक इन्वायरमेंट जो है इंग्लैंड में, ब्रिटेन में आ गया। सबसे पहले जो उसमें हम पढ़ते हैं वो है रिस्टोरेशन ड्रामा। रिस्टोरेशन ड्रामा जैसे द रोवर हमने प्ले पढ़ा, द या फिर द वे ऑफ द वर्ल्ड जैसे जो है ड्रामाज हैं, वो इसके अंदर आते हैं रिस्टोरेशन ड्रामा के। की फीचर्स इनके रहे हैं, क्या क्या इस ड्रामा की क्या खासियत है, क्या की फीचर्स हैं। पहला है थिएटर्स रीओपन्ड आफ्टर 18 ईयर्स। 18 साल तक थिएटर जो है बंद रहे, क्योंकि जो क्रॉमवेल था वो उनकी जो हुकूमत थी ये प्यूरिटन थे, यानी बड़े थोड़े सख्त थे रिलीजियस मामले में। तो वो इसको जो है फहश समझते थे, बेहुदगी समझते थे, इनडिसेंसी समझते थे कि ये चीज़ अच्छी नहीं है सोसाइटी के लिए। लेकिन जब रिस्टोरेशन हुआ है तो 18 साल के बाद थिएटर जो हैं दोबारा खुले हैं। वीमेन अलाउड टू एक्ट ऑन स्टेज फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार ऐसा हुआ कि वीमेन को, औरतों को स्टेज पे जो है एक्टिंग करने का जो है वो मौका मिला। कॉमेडी ऑफ मैनर्स फ्लोरिश्ड। कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है इस टाइम पे जो है हम देखते हैं, जैसे कि द वे ऑफ द वर्ल्ड हमने देखा। प्लेज बिकम विटी, फैशनेबल एंड समटाइम्स इमोरल। प्लेज जो है वो विटी हो गए, फैशनेबल भी, लेकिन खास तौर पे इनके अंदर इमोरलिटी भी आ गई, यानी बहुत सारी इमोरल चीज़ें भी प्लेज में हमें देखने को मिलने लगी। जैसे विलियम कॉनक्रीव का द वे ऑफ द वर्ल्ड, ये एक ब्रिलियंट कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, एक्सपोजिंग फेक सोफिस्टिकेशन ऑफ हाई सोसाइटी। उस टाइम की जो सोसाइटी थी उसकी जो फेक सोफिस्टिकेशन थी, यानी जो वो बनते थे बड़े अच्छे, बड़े ज़बरदस्त टाइप के लोग, लेकिन वो असल में वैसे नहीं थे। उसके बाद एफ्राबेन का है हमारे पास द रोवर। ये हमने पढ़ा भी है, द रोवर, एफ्राबेन द रोवर, वन ऑफ द फर्स्ट प्रोफेशनल फीमेल प्ले राइट्स। ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये सबसे पहली जो प्रोफेशनल फीमेल प्ले राइट्स थी, प्ले लिखने वाली लड़कियां यानी फीमेल औरतें, उनमें से एक है राइटर। एग्जाम्पल, हर प्ले फीचर्स विटी लवर्स, फ्लर्टेशंस एंड क्रिटिक ऑफ मेल हिपोक्रेसी। और इनका जो ये द रोवर है, इसमें ये सारी हम चीज़ें देखते हैं कि लवर्स के बारे में हम पढ़ते हैं, फ्लर्टेशंस के बारे में, फ्लर्ट जो वो कर रहे हैं उनके बारे में, और मेल हिपोक्रेसी में इसमें हम देखते हैं वो करेक्टर्स विल मोर और फ्लोरिन जो है एंजेलिका, फ्लोरिंडा वगैरह, ये सारे जो है करेक्टर्स हमने पढ़े। उसके बाद जॉन ड्राइडन जो है उन्होंने हीरोइक ड्रामा लिखा और क्रिटिसिज्म। हीरोइक ड्रामा यानी किसी मतलब कैरेक्टर को एज हीरो जो है वो उन्होंने शो किया, या हाई लेवल का कोई इन्होंने कैरेक्टर ले लिया अपने प्ले के लिए इन्होंने। और साथ में इन्होंने क्रिटिसिज्म भी लिखा। जॉन ड्राइडन की क्रिटिसिज्म वो एक अलग जो है इसका एस्पेक्ट है। जैसे इन्होंने लिखा ऑल फॉर लव, अ न्यू क्लासिकल अडाप्टेशन ऑफ एंटोनियन क्लियोपेट्रा। एंटोनियन क्लियोपेट्रा जो शेक्सपियर ने भी लिखा और इनकी स्टोरी भी है, उसका जो है एक इन्होंने न्यू क्लासिकल अडाप्टेशन की, जिसका नाम इन्होंने रखा ऑल फॉर लव। उसके बाद एक और जानर जो है वो सामने आया, वो था सेटायर। सेटायर यानी तंज करना। जैसे कि हम गुलिवर ट्रैवल्स में जो है वो हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने जोनाथन स्विफ्ट ने जो है वो इंग्लिश सोसाइटी पे और उस टाइम के लोगों पे जो है वो तंज किया है गुलिवर ट्रैवल्स लिख के।
इसमें ख़ास तौर पे पोइट्री में भी ये चीज़ें हम देखने को मिलती हैं। सैटायर ग्रू शार्पर ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन। इस टाइम पे सैटायर जो है वो और ज़्यादा शार्प हो गया, बड़ा तीखा हो गया तंज। एग्ज़ाम्पल जैसे ड्राइडन का मैक फ्लेक्नो, मॉक्स पोइट थॉमस शैडवेल। जैसे कि ड्राइडन ने एक पोएम लिखी है जिसका नाम है मैक फ्लेक्नो, और जो कि उस टाइम के एक उनके साथी थे पोइट थॉमस शैडवेल, उसको क्या करते हैं, मॉक करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और लिखते हैं शैडवेल अलोन माय परफेक्ट इमेज बियर्स, कि शैडवेल ही जो है वो मेरी असली इमेज है, मतलब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ड्राइडन जो है वो मॉक एपिक स्टाइल भी यूज़ करते हैं रिडिक्यूल करने को। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ प्रोज। प्रोज में हम देखते हैं कि सैमुअल पेपे जो है वो डायरी लिखते हैं, डायरी जो है वो लिखते हैं, और डायरी बेसिकली वो अपने लिए लिखते थे, रोज़ की वो कुछ ना कुछ लिखते ही रहते थे। लेकिन बाद में उनकी डायरी बड़ी जो है फेमस हुई इस वजह से कि जो लंदन फायर हुआ उनके टाइम पे, उसके बारे में उन्होंने पूरी डॉक्यूमेंटेशन की है। तो बाद में वो एक हमें प्रूफ की तौर पे, एक एविडेंस के तौर पे मिलता है कि हाँ, आग लगी थी लंदन में। तो इसीलिए डायरी इतनी इंपॉर्टेंट है, और मैं आप लोगों को भी कहता रहता हूँ कि डायरी जो है वो आप लिखा करें इस पर। अ डेली रिकॉर्ड ऑफ लंदन लाइफ, ये जो ग्रेट फायर ऑफ लंदन 66 की जो है, और प्लेग जो हुआ है जो लंदन में या इंग्लैंड में, उसके बारे में इनकी डायरी से हमें बहुत सारी मालूमात इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद थिएटर एंड पॉलिटिक्स, वो भी पेपर्स में मिलता है। उस टाइम के वो बताते हैं कि कैसे जो है फायर स्प्रेड हुई थी, वो सारा जो है इसमें हम देखते हैं। उसके बाद है साइंटिफिक प्रोज, डायरी होगी, दूसरा है साइंटिफिक प्रोज। साइंटिफिक प्रोज यानी साइंस के ऊपर बेस्ड जो है एक्चुअल प्रोज। द रॉयल सोसाइटी एनकरेज्ड क्लैरिटी एंड प्लेन स्टाइल। जो द रॉयल सोसाइटी ऑफ साइंस थी, वो जो है उसने इनक्रेज किया कि साइंस के लिए सिंपल लैंग्वेज यूज़ की जाए और प्लेन स्टाइल यूज़ किया जाए। जैसे रॉबर्ट बॉयल, थॉमस स्प्राट प्रोमोटेड सिंपल डायरेक्ट साइंटिफिक इंग्लिश। इन लोगों ने जो है सिंपल और साइंटिफिक इंग्लिश को प्रमोट किया। अब थीम्स क्या क्या हमने जो 17वीं सेंचुरी लिटरेचर में पढ़े वो क्या है? सबसे पहली इंपॉर्टेंट थीम है सीज द डे, कैप्रे डिएम। ठीक है, जैसे हैरिक जो है, हैरिक की जो है पोइम हमने ऊपर पढ़ा एक लाइन, गैदर ये रोजे बड। उसके बाद दूसरी जो थीम है वो है कन्फ्लिक्ट बिटवीन बॉडी एंड सोल। बॉडी एंड सोल के बीच में क्या कन्फ्लिक्ट है, वो भी हम इस 17वीं सेंचुरी की पोइट्री में, प्रोज में, इन सारी चीज़ों में देखते हैं, जैसे कि डर्न की रिलीजियस ऑनर्स में देखा जाता है। तीसरी जो थीम है पॉलिटिकल फ्रीडम वर्सेस अथॉरिटी, जैसे कि मिल्टन की एरोपोजेटिका हमने पढ़ी उसके बारे में, कि अथॉरिटी चाहती थी कि जो प्रेस, जो राइटर्स हैं वो कंट्रोल किए जाएं, लेकिन जो मिल्टन है वो इस ओपिनियन के नहीं थे। वो कहते थे कि नहीं, राइटर्स को कंट्रोल करना नहीं चाहिए, हमें पॉलिटिकल फ्रीडम मिलनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट थीम है वो है कन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, राइज ऑफ एम्पिरिकल थिंकिंग। साइंस और रिलीजन के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ, और अब जो है साइंटिस्ट के अंदर जो है वो एम्पिरिकल थिंकिंग जो है वो आई, यानी लॉजिकल सोचा जाए, रीजनिंग के बेस पे सोचा जाए, और ख़ास तौर पे एविडेंस के बुनियाद पे कोई चीज़ मानी जाए। यानी बहुत सारे तो इसमें मतलब कुछ लोगों ने, कुछ साइंटिस्ट ने ये भी सोचा कि हाँ, हम कोई चीज़ तभी मानेंगे जब हमें उसका एविडेंस मिलेगा, कोई सबूत मिलेगा। लव एज स्पिरिचुअल और फिजिकल, डंस कंपास मेटाफर। लव को स्पिरिचुअल और फिजिकल दोनों तौर पे जो है वो देखा गया इस थीम में, मतलब इस लिटरेचर में। मॉरल डिके ऑफ सोसाइटी, मॉरल डिके ऑफ सोसाइटी जो है इसमें हमको देखने को मिलता है, इस लिटरेचर के अंदर वो दिखाया गया है। जैसे कि जो रेस्टोरेशन कॉमेडीज हैं, यानी रेस्टोरेशन ड्रामा है, या कॉमेडी ऑफ मैनर्स वाले ड्रामा हमने उनके नाम पढ़ा, उसमें हमें देखने को मिलता है कि वो दिखाते हैं कि कैसे मॉरल्स जो हैं वो सोसाइटी में कम हो रहे हैं। सिन एंड रिडेम्पशन जो है, ये थीम भी हम इस टाइम पे देखते हैं इसके लिटरेचर में। जैसे कि बनियान का, जॉन बनियान का पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो है, हमें जो हम पढ़ते हैं एलिगोरिकल नॉवल, जो नॉवल टाइप ही है, उसमें हमें ये देखने को मिलता है। कंक्लूजन, द 17वीं सेंचुरी वॉज अ सेंचुरी ऑफ ग्रेट लिटरेरी ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहली बात कि ये 17वीं सेंचुरी जो है इसमें बहुत ज़्यादा लिटरेरी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, यानी चेंजेस हुई हैं। उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन विद फॉर्म्स, फॉर्म्स यानी जो जॉनर्स थे, स्ट्रक्चर्स थे पोइट्री के, अलग अलग टाइप के, जैसे सोनेट्स हैं, एपिक्स हैं, इन सब के साथ एक्सपेरिमेंट हुए। पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन,
राइटर्स ने पॉलिटिकली भी एक्सप्लोर की चीज़ें और स्पिरिचुअली भी। इमरजेंस ऑफ मॉडर्न प्रोज एंड ड्रामा, नए टाइप के ड्रामा और नए टाइप का प्रोज जो मुझको हम मॉडर्न कह सकते हैं वो इसमें सामने हमारे आता है, अरूज करता है। फ्रॉम डर्न्स मेटाफिजिकल poetry complexity to Milton's majestic epics, from cavalier elegance to restoration wit, the century laid the foundation for enlightenment writing and shaped the future of English literature. इस टाइम में देखते हैं कि डन की मेटाफिजिकल पोइट्री से लेकर मिल्टन के मैजेस्टिक एपिक जैसे कि जो था पैराडाइज लॉस्ट, या कवेलियर पोइट्स की एलिगेंस से लेकर रिस्टोरेशन ड्रामा की विट तक, इन सब चीज़ों ने जो है एनलाइटनमेंट की फाउंडेशन डाली। यानी एनलाइटनमेंट यानी अवेकनिंग, जागरूकता, ये जो आने वाली टाइम पे जो है हम ब्रिटिश लिटरेचर में देखेंगे, उसकी फाउंडेशन यानी बुनियाद इन्होंने डाली, और इससे जो है इंग्लिश लिटरेचर का फ्यूचर जो है वो शेप हुआ। थैंक यू।